देखिए, आज का अपना टॉपिक है इंडियन पीनल कोड, जिस पे हम एक प्रिलिमिनरी से लेके 298 तक हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाए और बहुत सारी चीज़। देखिए, अभी अगर हम आईपीसी की बात करें, 1860 का आईपीसी है। इस पे एक प्रथम विधि आयोग बना था, 1834 में बना था प्रथम विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, निर्माण किया गया इंडियन पीनल कोड का। और 1 जनवरी 1862 से इसको लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अपराधों को समाहित किया गया है जो समाज विरोधी हैं, राज्य विरोधी हैं। ऐसे अपराधों को समाहित किया गया है जिनके लिए राज्य द्वारा दंड दिए जाने की बात की। वास्तव में अपराध क्या होता है? अपराध एक व्यक्ति के विरुद्ध, एक जीवित व्यक्ति द्वारा जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किया गया वह कृत्य है जिसके द्वारा सामने द्वितीय व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति संबंधी क्षति होती है, और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना आवश्यक है जो इस तरह की क्षति कारित करता है। ये अपराध को हम लोग मोस्टली परिभाषा के तौर पर जानते हैं। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, एक मानव होना चाहिए। दूसरा, मेंस रिया होना चाहिए, मतलब एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। जब तक मन दोषी ना हो, किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरा, कार्य या लोप होना चाहिए। और चौथा, हानि होना चाहिए। 4 आवश्यक तथ्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपराध के 2 आवश्यक तथ्य भी होते हैं तो आप बताइएगा एक्टस रिया और मेंस रिया। एक्टस रिया मतलब कार्य लोप, और मेंस रिया मतलब क्या? दुराशय। बिना दुराशय के किसी अपराध की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। 2018 में सामान्य अपराधों की भांति एक दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 आया है। एक्ट नंबर 22 है 2018 का, जिसके द्वारा 4 एक्टों में संशोधन किया गया है। पहला है आईपीसी, दूसरा है एविडेंस, तीसरा है सीआरपीसी, चौथा है पॉस्को। 11 अगस्त 2018 को जिस पर राष्ट्रपति महोदय सहमति देते हैं, वो 21 अप्रैल 2018 से इसको लागू कर दिया गया है। आईपीसी में कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, जैसे 376 ए बी जोड़ी गई, 376 डी ए जोड़ी गई, 376 डी बी जोड़ी गई। कुछ धाराओं में थोड़े बहुत संशोधन किए गए हैं। मोस्टली 166 ए में संशोधन, 228 ए में संशोधन, 376 में संशोधन। जो 7 वर्ष का कारावास था 10 वर्ष कर दिया गया है। बलात्कार के लिए कम से कम कारावास, पहले 7 वर्ष हुआ करता था, अब 10 वर्ष कर दिया गया है। 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंड है यहाँ पे। 376 ई, इसमें भी कुछ क्लॉज जोड़ी गई है, प्रतिकरण की कुछ ऐसा व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। आईपीसी पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर के लिए रणवीर दंड संहिता नाम से एक कोड लागू हुआ करती थी, जो अभी प्रेजेंट में ही 2019 में एक अध्यादेश लाके उसको निरसित कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से एक एक्ट बनाकर जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दी गई है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। इस संहिता में टोटल 511 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं, जिसमें 5A अध्याय जो 1913 में जोड़ा गया, 9A अध्याय जो 1920 में जोड़ा गया, और 20A अध्याय जो 1983 में जोड़ा गया है। इस अधिनियम का एक्ट नंबर 45 है, 1860 एक्ट नंबर 45 है। हाँ कालिंदी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे 298 तक, फिर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप लोग सुनाना चाहें तो इसके बाद सुनाइएगा मुझे धाराएं, ठीक है? जिससे क्या है, जो पढ़ रहे हैं तो उनका रेगुलरिटी अच्छी बनी रहे। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल जो रहता है, इसकी सहमति इसको मिलती है। 6 अक्टूबर 1860 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 प्रस्तावना से संबंधित है, जो 1 से लेके 5 तक की धाराओं का वर्णन करता है। इसकी उद्देश्य का कहती है भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का बंद करना। सेक्शन 1 आपको पता ही है, भारतीय दंड संहिता, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर ही बताती है। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में है, मतलब भारत के भीतर अगर कोई अपराध करेगा तो आईपीसी से दंडित किया जाएगा। एक चीज़ बताती है, ये चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर लागू होती है सेक्शन 2।
सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है मतलब कैसा? एक यहाँ प्रिजम्पशन की गई है, लीगल प्रिजम्पशन की गई है सेक्शन 3 के अंतर्गत, जो कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करेगा ऐसा माना जाएगा कि उसने भारत के भीतर अपराध किया है, ऐसा माना जाएगा। एक प्रिजम्पशन की जाएगा, अगर भारत के बाहर आप अपराध करेंगे तो ये माना जाएगा भारत के भीतर अपराध किया है। और भारत का कोई नागरिक है, विदेश में जाके अपराध करेगा, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत है, विमान है, जलयान है, उस पर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, भारत के कंप्यूटर को लक्ष्य करके अपराध करेगा तो वो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। मतलब क्षेत्रातीत, भारत के बाहर भी संहिता लागू होती है, बताती है। समुद्री मील की हम लोग बात करते हैं तो समुद्री मील में अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लैंड भूमि आ रही है, रिवर आ रही है, कैनाल आ रही है, सभी आते हैं इसके अंतर्गत। और समुद्री सीमा भी आती है, जैसे समुद्री सीमा, समुद्री किनारे से हम बात करें तो 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा आती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाले मामले में, कि 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा भी यहाँ पे इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत आती है। कोई अपराध करता है इसमें तो भारतीय दंड संहिता लागू होगी, इसके बाहर कोई संहिता लागू नहीं होगी। इसका एक्ट नंबर ध्यान रखिएगा 45 से 1860 का, और डेट याद रखिएगा कब लागू हुई है, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई है। युगांडा वाला दृष्टांत आप याद रखिएगा, मुंबई में पकड़ा जाता है तो युगांडा भारत में विचारित किया जाएगा, दोषित किया जाएगा, सेक्शन 3-4 पर आधारित है युगांडा वाला दृष्टांत। कुछ विधियों को ये सेविंग भी देती है कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा। वो विधियाँ कौन कौन सी हैं? वायुसेना, नौसेना, थल सेना से संबंधित विधियां हैं, आदित्य जन विद्रोह, म्यूटनी के बारे में विधियां हैं। विशेष और स्थानीय विधियों पर भी ये लागू नहीं होता है। सेक्शन 6 से 52A तक चैप्टर 2 बताया गया है, जो साधारण स्पष्टीकरण देता है, जिनका थोड़ा बहुत जानकारी होना अपन को जरूरी है। सेक्शन 6 ये बताती है कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, स्पष्टीकरण हैं, दंड उपबंध हैं, कुछ भी है, परंतुक हैं, सब पर इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 6 लागू होगा। अपवादों को लागू करके हम ये समाहित करके ही रखेंगे कि 76 से लेके 106 तक के प्रावधान उन पर लागू होते हैं, ये समाहित करके हम लोग रखेंगे। इसमें 2 दृष्टांत दिए गए हैं। एक दृष्टांत 82 पर है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बारे में है जिसने कोई अपराध नहीं बनता है, और दूसरा दृष्टांत है 76 पर, मतलब 76 धारा पे तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसके ऊपर है, एक पुलिस ऑफिसर है, वारंट के बिना एम को पकड़ने जाता है, जेड को पकड़ लेता है, तो वहाँ पे उसको तथ्य की बचाव मिलता है। ये 2 दृष्टांत है। दृष्टांत पूछे जाते हैं, धारा का नाम पूछा जाता है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना है। इतना क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। 7वां में एक बार स्पष्टीकृत पद को परिभाषित किया गया है, इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। लिंग शब्द को 8 में परिभाषित किया गया है। लिंग में आता है, पुल्लिंग वाचक शब्द दिए गए हैं कि जो कोई इस भांति का अपराध करेगा, इस तरह का लिखा रहेगा पुल्लिंग वाचक, तो चाहे नर हो या नारी हो, कोई भी यहाँ पे आता है। ये जरूरी नहीं है कि चोरी करने के लिए हमेशा थेफ्ट जो है वो क्या हो, पुरुष हो, स्त्री भी चोरी कर सकती है। तो वो सारे वहाँ पे कॉमन माने जाएंगे। पुल्लिंग वाचक शब्द हैं तो स्त्री और नारी दोनों का द्योतक माना जाएगा। सेक्शन में 9 में वचन है। अब देखिए, जो कोई अपराध करेगा, यहाँ पे चोरी चाहे एक व्यक्ति करे चाहे 10 व्यक्ति करें, तो एक वचन को बहुवचन या बहुवचन को एक वचन माना जाएगा। मतलब ये अपनी सुविधा अनुसार अपन उपयोग कर सकते हैं उन भाषाओं को, ये चीज़ यहाँ दी गई है। पुरुष स्त्री, अब किस आयु की स्त्री यहाँ पे स्त्री शब्द के अंतर्गत आएगा, किस आयु का पुरुष आएगा? किसी भी आयु का, मतलब माँ के गर्भ से बाहर आना चाहिए बच्चे को, तो वो पुरुष माना जाएगा, स्त्री माना जाएगा। किसी भी एज का हो, माँ के गर्भ के अंदर नहीं माना जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसी भी आयु का नर या किसी भी आयु की नारी द्योतक है। व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, ये 3 चीज़ यहाँ पर व्यक्ति के संबंध में आती है, इनको आपको ध्यान देना है। कंपनी आती, संगम आती, व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या ना हो, ये नॉर्मल व्यक्ति तो आता ही है।
इसके बाद सेक्शन 12 लोक। लोक में वर्ग और समुदाय आते हैं। 13 रिफील है। 14 में सरकार का सेवक है। सरकार के सेवक के अंतर्गत 2 लोग आते हैं। एक भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए और नियोजित किए गए किसी ऑफिसर या सेवक के 2 तक। देखो, बने रहने दिए गए नंबर 1, नंबर 2 नियुक्त किए गए और नंबर 3 नियोजित किए गए ऑफिसर या सेवक का 2 तक है भारत के अंदर। 15-16 रिफील है। 17 में सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर सरकार बनती है। 18 में भारत है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय लिखा है तो ये अपन यहाँ पे काट देंगे, इतने शब्द जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। भारत का राज्य क्षेत्र विपरीत है, बस इतना पढ़ना है हमको। न्यायाधीश, थोड़ा यहाँ पर न्यायाधीश व्यक्तिगत माना गया है, एक ग्रुप वाइज माना गया है, जूरी के तौर पर माना गया है। 2 तरीके से यहाँ डिफाइन किया गया है सेक्शन 19 में। इसके दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टर न्यायाधीश है, हाँ है। मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है, हाँ है। 30 दृष्टांत है जहाँ पे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी मजिस्ट्रेट को या किसी बड़े न्यायालय को। मामला सुपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट है, क्या वो न्यायालय है? तो आपको बताना नहीं। जो न्यायालय ट्रायल करेगा वही न्यायालय है। तो ये दृष्टांत थोड़ा टेक्निकल है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। खासतौर से डी नंबर का दृष्टांत, पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। तो ये चारों दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये डीपीओ में एक दृष्टांत आ जाएगा यहाँ से। ये हो गई न्यायाधीश। अब यहाँ पे न्यायाधीश हो गई, ये सब न्यायाधीश हैं 3। कलेक्टर न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है, पंचायत सदस्य न्यायाधीश है, लेकिन मामले सुपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। न्यायालय क्या होता है? अभी न्यायालय को 2 ही भागों में यहाँ बांटा गया है, न्यायाधीश या न्यायाधीश लिखा है। मतलब ज्यूरी की भी अवधारणा न्यायाधीश के न्यायालय के तौर में की गई हुई, जज की अवधारणा भी न्यायाधीश के तौर पर न्यायालय के तौर पर की गई है। इसका दृष्टांत है पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। हाँ बिल्कुल न्यायालय है, जो विचारण कर सकता है, अवधारण कर सकता है, पंचायत है बिल्कुल। अब ग्राम न्यायालय की अवधारणा इसी पे तो की गई थी। लोक सेवक, देखिए धारा 21 में 12 पॉइंट दिए गए हैं लोक सेवक से संबंधित। भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर क्या है? लोक सेवक है। न्यायालय का हर न्यायाधीश लोक सेवक है। पहला पॉइंट हट गया है। दूसरा में हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक है, हर न्यायाधीश लोक सेवक है। तीसरा, चौथा बोलता है न्यायालय का हर ऑफिसर, चाहे वो समापक हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो, क्या है? लोक सेवक है, कोई भी व्यक्ति है। जूरी, 5वां बोलता है जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। इन शब्दों को आप थोड़ा कैच कीजिएगा, जो शब्द हम बोल रहे हैं इन्हीं पे ओटी आता है कौन से न्यायाधीश नहीं है। मध्यस्थ न्यायाधीश है। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जहाँ पे अपराध को रोकने की बात की गई है, जैसे पुलिस ऑफिसर है 7वां 8वां में। 7वां अपराधों का निवारण करना, लोक स्वास्थ्य सुविधा को संरक्षा करना, ये पुलिस ऑफिसर के काम में 7वां 8वां। 9वां में रेवेन्यू ऑफिसर जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। 10वां में कुछ कार्य हैं, जैसे डीएम का पावर होता है पूरे जिले में, ग्रामों में, सब जगह, तो डीएम के पावर दिए गए। तो डीएम टाइप के अधिकारी, एसडीएम टाइप के अधिकारी क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ लोक सेवक बताए गए हैं सेक्शन सब क्लॉज 11 में। और सब क्लॉज 12 में कुछ लोग हैं जो कुछ फीस पे, पारिश्रमिक पे, कमीशन, इन पे सरकारी काम कर रहे हैं, वो भी लोक सेवक है। तो ये 12 कैटेगरियाँ यहाँ लोक सेवक की बताई गई हैं। इसके बाद इसका जो पहला दृष्टांत है, नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, ये आपको ध्यान देना है। नगर पालिका कमिश्नर जो है लोक सेवक है। आगे 22 में जंगम संपत्ति है। हर प्रकार की मूर्त संपत्ति, देखिए मूर्त मतलब एक अमूर्त होती है, एक मूर्त होती है। अदृश्य अमूर्त होता है, मूर्त क्या होता है? विजिबल चीजें मूर्त होती हैं। जंगम संपत्ति, ये कह रहे हैं हर तरह की मूर्त संपत्ति जंगम संपत्ति है। चलो ठीक है, किंतु अब इसमें एक अपवाद भी दे रहे हैं कि जंगम संपत्ति में क्या नहीं आती? पहली चीजें भूमि नहीं आती हैं, भूबद्ध चीजें नहीं होती हैं, जब भूमि से जकड़ी हुई चीजें नहीं आती। 3 चीजें जंगम संपत्ति में नहीं आती, भूमि, भूबद्ध और भूमि से जकड़ी हुई चीजें। 3 चीजें भूमि इसके अंतर्गत नहीं आती, जंगम संपत्ति। 23 सदोष अभिलाभ क्या है?
विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति, देखिए सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दो शब्द को 23 परिभाषित करता है। देखिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे फ़ायदा आप लेते हैं, तो आपने क्या किया है, गलत तरीके से फ़ायदा लिया। सदोष मतलब क्या है, रॉन्गफुल तरीके से फ़ायदा लेना। तो आपने क्या किया है, सदोष लाभ लिया है, और हमें क्या हुआ है, सदोष हानि हुई है। फ़ायदा तो आप ले गए, हमें नुकसान हो गया। तो जिसको नुकसान होगा, नुकसान उठाने वाला कौन होगा, रियल होगा। जैसे मान लीजिए मेरी बाइक है, अब मेरी बाइक आप ले जाते हैं, ठीक है, यात्रा पे कहीं पे, अब उससे एक्सीडेंट कर देते हैं आप, हम आपसे कुछ नहीं कह पाते हैं, तो क्या हो गया, सदोष हानि तो आपने मुझे कर दी ना, या आपने तोड़ फोड़ कर दी, जानबूझ के मेरी गाड़ी गिरा दी नुकसान करने के पर्पज, तो सदोष हानि मुझे होगी। लेकिन सदोष लाभ कैसे होगा आपको, जैसे मेरी कार आप ले गए, और कार को आपने क्या किया, 2 दिन के लिए ले गए, 2 दिन आपने टैक्सी में चलाया, कार को पार्टियाँ बांधी और सप्लाई की, पार्टी पैसे कमाए 2 दिन, तो जो फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए वो फ़ायदा आप ले गए ना, तो ये सदोष लाभ हो गया आपको। मतलब गलत तरीके से फ़ायदा ले रहे हैं ना, गलत तरीके से नुकसान पहुंचा देना किसी व्यक्ति को, सदोष लाभ सदोष हानि, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 23वां, जो प्राप्त करता है वो प्राप्त करना, और जो उठाता है वो उठाता, जिसको नुकसान हुआ है वो उठाने वाला हो जाता है, जो प्राप्त करता है गलत तरीके से पैसा वो प्राप्त करने वाला हो जाता है। 24 बेईमानी से। अब देखो बेईमानी से शब्द सदोष लाभ और सदोष हानि से जुड़ा हुआ ही शब्द है बेईमानी से, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ने लायक है। जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे, एक को हानि कारित करे, वो बेईमानी से करता है। अब देखिए बेईमानी से क्या है कि आपने क्या किया कि मेरी प्रॉपर्टी पे आपने फ़ायदा प्राप्त किया। अब बोलते ना बहुत बेईमान आदमी है। अब बेईमान क्यों है कि आपको वो नुकसान पहुंचाएगा, अपना फ़ायदा देखेगा हर हालत में। ऐसे लोग होते दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, बेईमान लोग बोलते हैं। ये बेईमानी से है, अपने को फ़ायदा लेंगे आपकी प्रॉपर्टी से, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे लोग बेईमान होते हैं। तो बेईमानी से दोनों शब्द सदोष लाभ और सदोष हानि का कॉम्बिनेशन है, आशय और कार्य के द्वारा करता है। 25 कपटपूर्वक। देखिए कपटपूर्वक पूछा जाता है कौन सी सेक्शन में कपटपूर्वक आता है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं कि कपट करने के आशय से कोई कार्य कर रहा है, कपटपूर्वक कर रहा है। इंटेंशन जुड़ा हो और कपट जुड़ा हो तो कपटपूर्वक है कार्य। विश्वास करने का कारण। अब विश्वास करने का कारण क्या है, जैसे आपके पास विश्वास करने का कारण है कि विक्रम सर हर हालत में 6-10 तक क्लास ओपन कर ही देते हैं, हर हालत में कभी लेट हो, तो एक विश्वास करने का रीज़न है कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है कि सर ने बोला हो ना पढ़ाया हो। मोस्टली मैं पंक्चुअली पे टाइम पे आ जाता हूँ ऑनलाइन। तो ये विश्वास करने का कारण है कि नहीं नहीं इसने टाइम तो जो क्लास नहीं पढ़ रहे, सर की क्लास चल रही होगी, 6 से 8 निश्चित ही पढ़ा रहे होंगे। ये विश्वास करने का कारण है कि आपके पास पूरा भरोसा है। विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक है, पर्याप्त हेतुक है कि अपन डेडिकेटेड हैं, सर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत पंक्चुअल हैं और पढ़ रहे हैं रेगुलरिटी में, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। देखो हमें तो दोनों बच्चे अभी अपने मामा के घर पे, उनको भी संभालना पड़ता है थोड़ा बहुत, यहाँ घर पे आ जाते देखना पड़ता है। तो सुबह सो के उठते हैं ना 5:30 पौने 6, तो यहाँ से उठते रात में 11:30 बजे तक फिक्स ही रहती दिनचर्या हमारी। अब थोड़ी बदलेंगे, रट्टा मारेंगे, अब जी लोग हैं नहीं है तो यहीं घर पे बैठ के रटेंगे, घूमेंगे रटेंगे। अब 27 में आ जाती है पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति। अब देखिए जो भी, जैसे मेरी वाइफ की मैंने पर्स दिया कि रख दो, अब मेरा पर्स से वाइफ के कब्जे में है, तो भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये माना जाएगा कि वो मेरे कब्जे में है। मध्यवर्ती पोजीशन आप लोग जानते हैं, इंटरमीडिएटरी पोजीशन होता है, हम लोग शायद पढ़े होंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आते हैं इसके दृष्टांत काफ़ी। कोई और पोजीशन किए रहता है तो ये माना जाएगा उसी के कब्जे में माना जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ऐसा माना जाएगा। कूटकर एक्ट में भी इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएटरी उस तरह भी वहाँ पे आता है, यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है, इसमें नेट वेट के एग्ज़ाम में आता है। एक दृष्टांत वो दे देते हैं जो एलएलएम है, उसको अगर दूसरे के अंडर में कब्जा हो तो मध्यवर्ती टाइप का ऐसा कोई कब्जा अपन उसको बोलते हैं, अव्यवहित कब्जा नाम से भी जाना जाता है वो। तो ये चीज़ आप देखिएगा। तो हमारे नौकर को आप आए तो आप दे गए, मान लीजिए बुक्स मंगाई थी वो आप दे गए, तो उसने स्लिप साइन कर दिए, तो ये माना जाएगा विक्रम सर को ही मिल रही है। हम लोग ऑफिस में ही काम करते हैं, दूसरा और कोई लेने को खड़ा रहता है और पोस्ट वगैरह, तो ये माना जाता है उन्हीं ने रिसीव की।
कूटकरण क्या होता है? अब देखिए, कूटकरण में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नकली चीज़ें बनाना कूटकरण होता है, मिलती जुलती चीज़ें बनाना कूटकरण होता है, हूबहू चीज़ें बनाना। जैसे 200 का नोट आप बना लो, 20 रुपये के नोट को 200 का नोट बना लो, चला ले जाओ, तो ये एक हिसाब से कूटकरण किया है आपने। काउंटर फीजिंग इसको हम बोलते हैं। काउंटर फीड कर लिया ना, जैसे 2000 का चेक है, 20,000 का कर लिया आपने एक जीरो बढ़ा के। अब ये सब क्या होता है? कूटकरण होता है। सदृश बनाना, यहाँ पे इंटेंशन होता है और छल करने का आशय होता है दूसरे को, इसके बिहाफ पे जो कार्य किया जाता है फ़ायदा लेने के लिए, वो कूटकरण कहलाता है। 29 में आ जाते दस्तावेज। अब यहाँ पे दस्तावेज को थोड़ा अलग डिफाइन किया गया। आप एविडेंस में जाएंगे, एविडेंस में साक्ष्य की तो बात ही नहीं की गई है यहाँ पे, लेकिन साक्ष्य की बात की गई है। उल्टे लोग हैं ये लोग। ये कहते हैं किसी भी विषय का द्योतक है पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा, उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा वर्णित साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित या उपयोग किया जा सके। एक दूध वाला हमारे यहाँ आता है, और दूध वाला क्या करता है, हमारे घर की दीवार पे कोयले से चिन्ह बनाता जाता है। महीना ख़त्म हो जाता है, हम काउंट कर लेते हैं उसका, या हम कह देते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बताओ। वो कहता साहब हम पढ़े लिखे तो है नहीं है, चिन्ह बनाए हैं, जितने दिन आते थे उस दिन एक क्रॉस बना देते थे आपकी दीवार पे, बाहर की दीवार पे, या गार्डन के अंदर की दीवार पे, जो बाहर के आदमी कोई नहीं आते वहाँ पे। तो एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप यहाँ नीचे ज़मीन पे मान लीजिए आपने रंगोली बनाई, तो वो भी एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत हो सकता है। और चाहे दीवार पे बनाए, कुछ भी हो, किसी पदार्थ द्वारा। चाहे आप यहाँ पे मान लीजिए कृष्णा कॉटेज में लिपस्टिक से लिख जाता है, कृष्णा कॉटेज मूवी है एक, उसमें लिपस्टिक से कांच पे लिख जाता है, राज पिक्चर में लिख जाता है लिपस्टिक में। कोई अपराधी है, किलर है मान लीजिए इस तरह का, वो लिख जाता है, तो ये क्या है? एविडेंस है। जो लिखी हुई चीज़ क्या एविडेंस है। दीवार पर खरोंच के निशान है, कोई विशेष चिन्ह बना जाता है, तो ये क्या है? एविडेंस है। चाहे वो गेट पर बना जाए, दीवार पर बना जाए, फर्श पर बना जाए, खून से लिख दे कोई किसी का नाम मरते समय, तो क्या है? एविडेंस है। तो किसी भी तरह का हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट है किसी भी तरह का, साक्ष्य के रूप में उपयोगी योग होना चाहिए बस। इसके दृष्टांत आप ध्यान दीजिएगा। संविदा के निबंधन वाला लेख क्या है? दस्तावेज है। बैंक कार्ड दिया गया चेक दस्तावेज है। मुक्तारनामा दस्तावेज है। मानचित्र रेखांक दस्तावेज है। लेख और निर्देश अनुदेश, डायरेक्शन होते हैं, अनुदेश होते हैं, शर्तें होती हैं, ये सब क्या होते हैं? ये भी क्या है? दस्तावेज है। तो कुल मिला के सभी चीज़ें दस्तावेज हैं। आपके दृष्टांत तो क्वेश्चन बनता है बम्पर, और पूछा जाता है 29A ज़्यादा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहाँ है। 29A में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कब जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख? 2000 द्वारा जोड़ा गया, IT एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। मूल्यवान प्रतिभूति कहाँ है? 30 में है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? कोई भी राइट होता है, ड्यूटी होती है, लाइबिलिटी होती है, क्रिएट की जाती है लीगल तौर पर। जैसे मैंने आपके नाम मुख्तारनामा लिख दिया, तो ये हमारा मकान बिकवा दो, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तो आप एक हिसाब से मूल्यवान प्रतिभूति के हकदार हो गए हैं। आपको पूरे अधिकार हो जाएंगे स्वामी के। हमने एक बंधक विलेख लिखवा लिया। कुछ भी जहाँ पे अधिकार क्रिएट होते हैं, एक दूसरे को क्रिएट होते हैं, निर्वापित होते हैं, निर्बंधित होते हैं, कोई भी लेख होता है, ये मूल्यवान प्रतिभूति। वचन पत्र मान लीजिए अपन, कुछ भी यहाँ पे मूल्यवान प्रतिभूति में आता है। बस इसके अंदर का कुछ नहीं आएगा इसमें, बस इतना पूछा जाएगा मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी धारा में? 30 में है, इतना बताइएगा। अब देखिए 31 में बिल है, ठीक है। वसीयती दस्तावेज, अब जिसकी वसीयत की गई हो वही दस्तावेज तो बिल होता है, अपन लोग जानते हैं। अवसीयती दस्तावेज तो बिल में नहीं आता, लेकिन बिल को अगर अपन TPA में परिभाषित करें, सेक्शन 3 में TPA में भी परिभाषित है बिल, तो वहाँ पे क्या बोला गया? अवसीयती दस्तावेज कहा गया है, यहाँ वसीयती दस्तावेज। कैसे? वहाँ जितने शब्द आएंगे तो आवश्यकता दस्तावेज पे ज़्यादातर फॉलो होते हैं। जिन्हें वसीयत की गई वो ट्रांजैक्शन थोड़ी वहाँ माना जाता है, आवश्यकता दस्तावेज वहाँ पे आते हैं। ट्रांसफ़र वाली बात की, यहाँ पे एक शब्द याद रखना है, बिल बराबर वसीयती दस्तावेज 31। कार्यों के अंतर्गत लोभ भी आते हैं 32। कार्य और लोभ के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि आप एक कार्य करें। जैसे मैंने चाय पी, तो एक कार्य मेरा ये था कप उठाना, कप रखना, चाय पीना, निगलना, फिर मेरा कप दूर रख देना। ये क्या है? कार्यावली है। कई सारे कार बन के कार हो रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि मैं कप से चाय पी रहा हूँ बस एक ही कार हो, 2-3 कार एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, प्री मीटिंग ऑफ माइंड।
विचारों का पूर्व मिलन, दिमागों का पूर्व मिलन, पूर्व व्यवस्थित योजना, इन नामों से जाना जाता है। आज के समय में ट्रेंड बदल गया है। दो लोग जाते हैं, पहले रात रात भर बैठ के प्लानिंग करते थे कि एटीएम ऐसे तोड़ेंगे, ये अपराध ऐसे करेंगे, हत्या ऐसे करेंगे। दो लोग प्लानिंग करते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे। आज का समय बदल गया है। आदमी इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि वो अपने मोबाइल से गेम खेलना पसंद करता है दूसरे के पास बैठने से। अपराधी क्या है, अब टेक्निक बदल गई है। एक अपराधी घटनास्थल पर जाता है, सामने वाले के पास पैसा देखता है, तभी उसका मित्र वहाँ पे आ जाता है, दोनों लोग वहाँ पे एक इंटेंशन बना लेते हैं। मतलब घटना स्थल पर भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड क्रिएट हो जाता है। पहले पहले शुरुआत में बना के आना पड़ता था कि हम लोग जा रहे हैं, उसको लूटेंगे, आज बैंक में मिलेगा वो। अब ऐसा नहीं है, अब सीधा सा सिस्टम हो गया है कि आप घटना स्थल पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ केस हैं, जैसे वीरेंद्र कुमार घोष, सम्राट, 1925 का मामला है। पोस्टमैन के मामले से माना जाता है, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस नाम से जाना जाता है। महबूब शाह एम्परर, 1945 प्रीवी काउंसिल का ये भी मामला है। सिंधु नदी बात के नाम से जाना जाता है। श्रीनिवास बल बरौलिया एम्परर है। तो ये भी मामला आया था। इन तीनों मामलों की एक खास क्वालिटी है, इसमें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, सामान्य आशय और समान आशय में अंतर किया गया था इन तीनों मामलों में। समान आशय, समान आशय क्या होता है, सामान्य आशय क्या होता है? सामान्य आशय वो होता है, जैसे मान लीजिए हम में से कोई दो लोग मिल जाएं, तो हम लोग एक प्लान किए हैं कि बी को लूटेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भी एक चोर हो अच्छे और हम भी एक चोर हों। हमारी प्लानिंग है कि बी आज पैसे निकालने वाला है एटीएम से, बहुत सारे पैसे बैंक से निकालने वाला है, उसको ज़रूरत है, किसी से डील हुई है, देना है। हमने रेकी रख ली उसके लिए, आपने भी रेकी रख ली। हम दोनों अपने अपने आशय से काम कर रहे हैं, हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम भी लूटना चाहते उसको, आप भी लूटना चाहते, आप भी उस चौराहे पे खड़े हुए, हम भी उस चौराहे पे खड़े हुए, हम भी कुछ एक्ट कर रहे हैं, आप भी कुछ एक्ट कर रहे हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है ना, हम बातचीत हुई। तो ये समान आशय है। सामान आशय तब होगी जब हम दोनों पहले से विचार करके उसको लूटने का कोशिश करते एक साथ, वो सामान आशय होगा। ये डिफाइन किया गया इन तीनों केसों में। 3 केस याद रखिएगा, ओटी में आपको सारे भरपार मिल जाएंगे। सामान्य आशय 34 बताती है कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, दायित्व संयुक्त और पृथक पृथक हो सकता है। इसकी मिसलेनियस धाराएं ये पूछ ली जाती हैं, इनके नाम जैसे 35 में है कार्य आपराधिक ज्ञानों आशय से किया गया है। 36 अंशतः कार्य अंशतः लोप के परिणाम को बताती है। 37 कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, असिस्टेंस को बताती है, जो कॉपरेशन को बताती है। इसके दृष्टांत आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अपन काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तीनों दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं 37 के। विभिन्न अपराधों के दोषी संयुक्त जो संपृक्त व्यक्ति हैं विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, 38 बताती है। इसका दृष्टांत भी आप देखिएगा। 40 अपराध को डिफाइन करती है, बस इतना ही समझना है। इसके अंदर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, नहीं आती है। तो अपराध कहाँ डिफाइन है, 40 में है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। विशेष विधि क्या होती है, 41 बताती है विशिष्ट विषय को लागू। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विशेष विधि है, विशिष्ट विषय है। स्थानीय विधि क्या होती है, किसी स्थानीय किसी विशिष्ट भाग को लागू। जैसे स्थानीय विधि क्या है, अब लोकल विधि वाले मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो सिर्फ मध्य प्रदेश को लागू होता है, किसी विशेष स्थान को लागू होता है, विशिष्ट भाग को, तो ये क्या हो गया, स्थानीय विधि हो गया। किसी स्थानीय भाग को लागू होने वाली विधि क्या होती है, स्थानीय विधि। और किसी विशेष विधायक को लागू होने वाली विधि क्या होती है, विशेष। तो विशेष पहले आएंगे, फिर लोकल बाद में आएंगे। ये भी अपन को कॉन्सेप्ट देखना है। जो अपने यहाँ बहुत वीआईपी, मान लीजिए आपके यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, कलेक्टर साहब आ जाए और वहीं पे मान लीजिए और कोई गेस्ट आ जाए आपके यहाँ पे, तो आप कलेक्टर साहब को हाथों हाथ लेंगे पहले, कैसे बड़ा अधिकारी है, आपके कहने पर कम से कम आ गया, यही बड़ी बात है। तो विशेष लोगों को अपन पहले लेंगे, 41 नंबर देंगे, और 42 नंबर पे स्थानीय लोग, बाकी लोग आएंगे, उनका भी अवगत करेंगे, आइए प्लीज़ बैठिए। कलेक्टर साहब को पहले ले जाएंगे, अंदर बैठा लेंगे, फिर गेट पे आएंगे, बाकी लोगों को फिर लेंगे। तो ये विशेष पहले आते हैं, स्थानीय बाद में आते हैं, लोकल बाद में आते हैं। तो 41 42 ऐसे याद करना है। अवैध करने के लिए वैध रूप से आवती है धारा इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती है, मुझसे ही पूछी गई थी, बताइए अवैध क्या होता है। तो हमने कि उस हर बात को लागू है जो 3 पॉइंट आते हैं इसके अंदर, जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाइयों को आधार उत्पन्न करती हो, ये अवैध कहलाती है। और
ये अवैध कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्षति। अब क्षति देखिए 4 प्रकार की होती है, शरीर संबंधी, मन संबंधी, ख्याति संबंधी, संपत्ति संबंधी। तो ये 4 प्रकार की क्षतियाँ अपन आईपीसी में पढ़ेंगे। 4 प्रकार की होती, 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। जीवन 45 में आता है, मानव के जीवन को द्योतक है। 46 में मृत्यु आती, पहले जीवन आएगा, जन्म लेगा तभी तो मरेगा आदमी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो जीवन पहले आएगी 45 में, 46 में मृत्यु आ जाएगी। अब जीवन मृत्यु की चर्चा होगी, अब जीव जंतु भी आने लगेंगे, तो जीव जंतु 47 में आएंगे। फिर जलयान, जीव जंतु आ गया, अब जलयान बनाएंगे। जलयान कौन बनाएगा? मानव बताएगा। अब थोड़े संसाधन बढ़ते जाएंगे तो 48 में जलयान आ जाएगा। जलयान आ जाएगा तो वर्ष माह का कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे, कोई व्यक्ति इतने वर्ष का, इतने माह का हो गया, ये ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल होगा। 40-50, अब वर्ष माह जलयान सब कुछ हो गया है तो अपन धारा में, नदी की धारा में नाव चलाएंगे। धारा 50 में, धारा जो सेक्शन में कंडिकाएँ दी गई हैं, संख्यांक दी गए, उनको अपन धारा बोलते हैं। 51 में शपथ। अब शपथ एक प्रतिज्ञान घोषणा होता है, तो शपथ आ जाएगा यहाँ पे 51 में, जो न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष किया जाता है, ऐसा शपथ या प्रतिज्ञान क्या कहलाता है? प्रतिज्ञान या घोषणा क्या कहलाता है? शपथ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं सद्भावपूर्वक, इम्पोर्टेंट धारा इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। 52 सद्भावपूर्वक को, गुड फेथ को बताती है। सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई कोई बात सद्भावपूर्वक कही जाती है। सम्यक सतर्कता और ध्यान से, 2 कीवर्ड हैं इसके, सम्यक सतर्कता और ध्यान। सम्यक सतर्कता और सम्यक ध्यान क्या होता है? सद्भावपूर्वक होते, कोई भी कार्य करो। संश्रय, अब संश्रय में एक चीज़ ध्यान देना है, पति पत्नी को संश्रय देता है, पत्नी पति को संश्रय देती है, संश्रय के अपवाद है, संश्रय में नहीं आते, ये आपको ध्यान देना है। चैप्टर 3 में आ जाते हैं दंडों के विषय में। 53 से 75 तक की धाराओं का उल्लेख किया गया है, इन पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। दंड कितने प्रकार के बताए गए 53 में? ये देखिए 6 प्रकार के दंड बताए गए हैं, जिसमें तीसरे नंबर का दंड जो आजीवन निर्वासन था 1949 में हटा दिया गया। पहला दंड है मृत्यु दंड, दूसरा दंड है आजीवन कारावास। याद करने की जरूरत नहीं, आप सबको याद है ये, 5वें 6वें में आप भूल सकते हैं। तीसरा दंड रिपील हो गया 1949 में। चौथा दंड है कारावास, जो कठिन कारावास हो सकता है, सादा कारावास हो सकता है। 5वां दंड है संपत्ति का संपहरण, फोर्फीचर, जब्ती। और 6वां दंड है जुर्माना। तो दंड कितने हैं? 53 कितने प्रकार के दंडों की बात करती है? तो अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के दंड हैं, लेकिन वर्तमान में कितने दंड बताती है? 5 दंड बताती है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है धारा 53 कितने दंडों के बारे में बताती है, तो आप बताइएगा 6। वर्तमान में कितने दंडों के बारे में बताती है? 5, एक हट गया। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। एक केस आया था मृत्युदंड के संबंध में, बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य। इसमें कहा गया था मृत्युदंड बिरले से बिरले मामलों में दिया जाना चाहिए। किसमें? बिरले से बिरले मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, बच्चन सिंह में कहा गया था। गोपाल विनायक गौडसे महाराष्ट्र राज्य का मामला आया था, इसमें कहा गया था आजीवन कारावास का तात्पर्य मृत्यु तक जेल में रखा जाना। कब तक जेल में रखा जाना? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जेल में रखा जाना आजीवन कारावास कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना 53 बताती है, 1955 में जोड़ी गई धारा है। मृत्युदंड का लघुकरण 54 बताती, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 54। मृत्युदंड का लघुकरण किस जुर्माने में, किस कारावास में लघुकृत कर सकते हैं? यहाँ एक वर्ड लिखा है, किसी अन्य दंड में। कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। अपराधी की सहमति लेने की जरूरत नहीं है, 3 की वर्ड है 54 के। अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार किसी अन्य दंड में लघुकृत करेगी मृत्युदंड को। इसी तरह 55 है, अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार आजीवन कारावास को 14 वर्ष से अनधिक के कारावास में लघुकृत करेगी। 14 वर्ष से अनधिक के कारावास में लघुकृत करने का पावर है समुचित सरकार। समुचित सरकार डिफाइन किया गया है 55A में, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर समुचित सरकार बनती है। 56 रिपील है, 57 में दंडाविधियों की भिन्न बताई गई हैं। अब मान लीजिए दंडाविधियों की भिन्न क्या है, 511 को रिलेवेंसी करके ये धारा लिखी गई है। सब जगह दिमाग मत लगाइएगा, कई लोग दिमाग खाएंगे इस धारा पे। सीधी सी बात है, कोई आज ऐसा अपराध करता है जहाँ पे आजीवन कारावास मिल रहे हैं, उसका प्रयत्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास का 1/2 अगर अपन को देना है तो कितना दिया जाएगा? तो ये बताती है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष मान लेंगे, 10 वर्ष का कारावास देंगे।
दंडा विधियों की भिन्नों की गणना में दंडों की भिन्न है। अब 1/2 भिन्न ही तो है, LI गुणे 1/2 बराबर, ये भिन्न ही तो हो गई अपनी। अब इस भिन्न को सॉल्व करना है तो कितना माना जाएगा, 20 वर्ष माना जाएगा। तो LI को 20 वर्ष लिख देंगे, 20 गुणे 1/2, 2 से 20 कट जाएंगे, बराबर 10 साल अंदर करो 511 में। ये चीज़ बताती है 57। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बहुत बुद्धिजीवी है दुनिया में, सही कॉन्सेप्ट है ये। 58 59 हट गई है। 60 बताती है कि आप कारावास कैसा भी दीजिए, या तो संपूर्ण कारावास कठोर दे दीजिए या सादा या कठिन दोनों मिक्सअप दे दीजिए, ये आपको पावर है, जज का स्वविवेक है, ये 60 बताती है। 61 62 हट गई है। 63 कहती है जुर्माने की रकम क्या होगी। अब कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, जैसे लिखा है कि 1000 रुपये 6 माह, 1000 रुपये दोनों दंडादेश दिया जाएगा। तो मुझे लगा 3 माह कारावास देना है, तो 3 माह कारावास दे दिए। अब क्या मैं टिट्टू टिर दूंगा वहाँ पे, ये मेरा विवेक है, मुझे लग रहा है 200 रुपये जुर्माना लगाना है, 100 तो मैं 100 भी वहाँ पे जुर्माना अतिरोपित कर सकता हूँ, जरूरी नहीं मैं 1000 का 1000 ही लगाऊँ। ये यहाँ पर अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। तो जुर्माने की रकम होगी जहाँ पे लिखा है, और जुर्माने से या दोनों से जुर्माना नियत नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार कितने भी लगा सकता है, अत्यधिक नहीं होगी। अनलिमिटेड शैल नॉट बी एक्सेसिव, इतनी नहीं होना चाहिए कि आदमी कल्पना ही ना कर पाए। 1 अरब का जुर्माना लगा दें आप, वो पूरा कहते हैं जज के खाते में ट्रांसफ़र करो, गड़बड़ हो जाएगी भैया। 1000 लग रहे हैं, 2000 5000 लगा दो चलेगा। अब 50,000 या 5 लाख लगा दो तो बेचारा कहाँ से लाएगा। 200 रुपये का पर्स चोरी किया, 5 लाख जुर्माना लगा दिया आपने, कोई लॉजिक थोड़ी है। तो ये कह रहे हैं अनलिमिटेड नहीं लगाएंगे भाई साहब आप, लेकिन क्या करेंगे, अमर्यादित होगी, लिमिटेड होगी लेकिन नॉट एक्सेसिव, मतलब सोच से परे नहीं होना चाहिए जुर्माना, कहने का तात्पर्य। 2 कीवर्ड आप यहाँ याद रखिएगा। जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश क्या होगा, तो ये 64 बताती है यहाँ पे, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा, जुर्माना न देने पर क्या होगा, अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। 64 की 65 बोलती है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर क्या स्थिति होगी। कारावास भी लग रहा है, मान लीजिए 3 साल की सज़ा है और 1000 रुपये जुर्माना है, दोनों है। अब 1000 रुपये नहीं देते हैं आप, तो हम क्या करेंगे, तो मैक्सिमम सलाह 3 साल ही है, तो 3 साल का 1/4 कर देंगे, मतलब 9 महीने अतिरिक्त सजा आपको भोगनी पड़ेगी। व्यतिक्रम पर 65 ही बताती है। ऐसे ही कुछ सेक्शन 30 CRPC में भी कहा गया है। जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा, अरे सादा या कठोर कैसा भी दे दो भाई, तो ये यहाँ पर बताया गया है 66 में। जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराधी केवल जुर्माने से दंड नहीं हो, ये धारा का टेक्निकल थोड़ा समझिएगा। 67 का ये कहती है अगर दंड 50 रुपये तक का है जुर्माना तो 2 महीने का कारावास व्यतिक्रम पर, 100 रुपये तक का है तो 4 महीने का कारावास व्यतिक्रम पर, और 100 रुपये से ज़्यादा का है तो कितना कारावास होगा व्यतिक्रम पर, 6 माह का कारावास व्यतिक्रम पर लगाया जाएगा। ऐसी बात यहाँ पे की गई है जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 68 है कारावास का पर्यवसान हो जाए, जुर्माना दे दो, कारावास समाप्त। अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, कुछ भाग दे दिया है, कुछ ड्यू है, तो वो जब ड्यू भाग दे देंगे तो आपको निर्मुक्त कर दिया जाएगा, फिर रखने की जरूरत ही नहीं है। 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्घीर्ण नहीं होना, मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। 670 3 कॉन्सेप्ट लेके चलती है, जैसे किसी को कारावास लगाया गया है तो मान लीजिए 10 साल की सज़ा है तो 6 साल के अंदर वसूला जाता है शुरुआती दौरान में, या जब तो वो कारावास में है, मतलब जब 10 साल की सज़ा है 10 साल के अंदर कभी भी वसूल होगा। और मान लो इस दौरान वो मर गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, LR होगी, वो फाइन भरेंगे। कोर्ट बिल्कुल रुपये नहीं छोड़ेगी, आपको मैं बता दूँ, रुपये हर हालत में वसूले जाएंगे, चाहे संपत्ति की कुर्की करवाना पड़े। 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि क्या होगी, दंड की अवधि, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अपन को जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने क्या किया, 1 से अधिक अपराध किए हैं और आप जज हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दंड देंगे। वो यहाँ लिखा है गुरुतर दंड से दंडित किया जाएगा, 3rd क्लॉज में लिखा है सबसे लास्ट में, गुरुतर दंड। 50 लाठी मारी है एक व्यक्ति को, देखो 1 लाठी मारेंगे तो क्या होगा, गांधी जी का कॉन्सेप्ट है एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल कर दो, तो एक गाल के लिए भी आप 323 में जाएंगे अंदर। दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मारेंगे तब भी 323 लगेगा, 10 थप्पड़ मारेंगे तो भी 323 लगेगा। तो गुरुतर दंड कितना लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे
एक माह की सज़ा है तो 1 माह का कारावास। गुरुत्व दंड, अधिक से अधिक दंड जो होगा, ऐसा नहीं करेंगे आप 10 दिन की सज़ा दे दें। अगर लाठी से 50 प्रहार किए हैं तो साधारणोपति में अपन कितना 1 माह की सज़ा है मान लीजिए, तो 1 माह की सज़ा देंगे पूरी। 323 में जितनी मैक्सिमम सज़ा है वही देंगे, गुरुत्व दंड देंगे। तो वही चीज़ यहाँ की गई, लाठी से 50 प्रहार। तो क्या होगा, संपूर्ण मारपीट के लिए केवल 1 दंड, साधारणोपति का दंड। इसलिए कहते हैं जब भी लड़ाई हो तो दे लेना चाहिए, बाद में मौके नहीं मिलते चुकाने के। अच्छे दे लो, बस हड्डी वड्डी ना टूटे, ये ध्यान देना है। गुत्थम गुत्था हो जाए कम से दे लो, जो होगा निपट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, तो कम से कम दंड दे देंगे भैया अपन के, पता ही नहीं चल रहा है चोरी की है क्या, आपराधिक दुर्विनियोग किया है, तो कम से कम दंड जो बनता है वो अपन दे देंगे, फ्री करेंगे। एकांत परिरोध 73 कहती है एकांत परिरोध मैक्सिमम 3 महीने तक हो सकता है। ये क्या है, पश्चाताप की भावना क्रिएट करने के लिए एकांत परिरोध रखा जाता है। कुछ गंभीर अपराधी होते हैं जिनको एकांत रखा जाता है, 3 माह तक हो सकता है मैक्सिमम। 6 माह का कारावास है तो 1 माह तक रखा जाएगा। 6 माह से 1 वर्ष का है तो 2 माह तक के लिए रखा जाएगा, और 1 वर्ष से अधिक का है तो 3 माह तक के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे उतने ही अंतराल होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक बार में मैक्सिमम 14 दिन तक के लिए रखेंगे। 3 माह का है तो 1 माह में 7 दिन दी जाएगी 3 माह के अंदर। तो ऐसे कुछ यहाँ पे वो दी गई है गाइडेंस, यहाँ पे 3 माह आपको याद रखना है बस। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात धारा अध्याय 12 और 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। अब देखिए, सिक्कों के अपराध और संपत्ति के विरुद्ध अपराध, इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर कुछ ऐसे अपराध किए जाते हैं जो 3 वर्ष से उससे अधिक अवधि कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात, तो पश्चातवर्ती अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा। अध्याय 12 के विरोध में और 17 के विरोध में एक बार अपराध कर चुका है, फिर दोबारा अपराध फिर करता है वो व्यक्ति, तो यहाँ आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होंगे। जज को सहूलियत देती है, पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड बताती है 75। अगला चैप्टर है 76 से लेकर 106 तक। ये साधारण अपवाद के बारे में बताता है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, टोटल 31 सेक्शन लगभग इस चैप्टर में आती हैं, और ये चैप्टर ये बताता है कि भाई किन किन चीज़ों में अपराध यहाँ पे क्रिएट होते हैं और नहीं होते हैं। विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल को कौन एक्सप्लेन करता है, 76 एक्सप्लेन करता है। वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से जूनियर ऑफिसर भीड़ पर गोली चलाता है, कोई अपराध नहीं किया है, विधि द्वारा आबद्ध है, विधि ने बाउंड कर रखा है, ठीक है। ए एम को गिरफ्तार करना चाहता है, जेड को गिरफ्तार कर लेता है, तथ्य की भूल हो गई, व्यक्ति को नहीं समझ पाए कौन है, जेड को गिरफ्तार कर लिया, तो कोई अपराध नहीं है। तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा, पहले में विधि द्वारा आबद्ध होने का बचाव मिलेगा। एम.एच. जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 76 पे एक मामला है। जैकेट के अंदर 34 किलो सोना रख के जाता है, ये मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। न्याय कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अब न्यायाधीश न्यायालय में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसको बचाव दिया जा रहा है कि न्याय कार्य कर रहा है तब वो एक्शन कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं बनना चाहिए। न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य 78 बताती है। जैसे जल्लाद है, जल्लाद फांसी पे चढ़ाता है तो 78 लागू होती है, 78। जल्लाद की धारा कौन सी है, 78। आप ध्यान दीजिएगा, 78 जल्लाद है, बचाव देती है। 79 विधि द्वारा न्यायानुमत तथ्य की भूल से, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब ये चीज़ आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब विधि द्वारा न्यायानुमत क्या है, मान लीजिए ए और बी की लड़ाई हो रही है, हमको लग रहा है कि बी ए को मारने वाला है, तो हम क्या करते हैं, बी की पिटाई कर लेते हैं, बी को पकड़ लेते हैं, बी को कोई अपराध नहीं करने देते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, विधि द्वारा न्यायानुमत है कि हम अपने शरीर की या किसी अन्य के शरीर की रक्षा करें, विधि द्वारा न्यायानुमत है हम लोग। तो ये यहाँ पे 79 बताती है। जैसे केस है इसमें स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल का मामला मैंने बताई थी। चोरी के मामले में अरेस्ट होने पर गलत तरीके से कन्फेशन कराने को लीगल जस्टिफिकेशन नहीं माना गया है।
विधि द्वारा न्यायानुमत, आप गलत तरीके से हैं, आपको पावर है कि आप विधि द्वारा न्यायानुमत है, अपराधों का निवारण करना है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये आपको फायदा नहीं है। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। विधि द्वारा न्यायानुमत क्या होती है? जब आप न्यायालय द्वारा ये कार्य करने के लिए वो हैं, जैसे एक व्यक्ति को अपने शरीर या सामने वाले की शरीर की रक्षा करने का पावर है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको गलत, केस का नाम हाँ, केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल, ये 79 पे केस है, थोड़ा देखिएगा इस पर। विधि द्वारा न्यायानुमत एक शब्द आपको याद रखना है। 80 कहती विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब देखिए विधिपूर्ण कार्य आप कर तो रहे हैं, सही कार्य, इसके सर लिए एक बार केस और रिपीट कर दीजिए सर, मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं हाँ हुआ हाँ इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ, नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने लिखाई हैं आपको क्लास में। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल, सेक्शन 79 पे केस है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 पे। देखिए 80 में एक्सीडेंट, दुर्घटना। अब देखिए हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सामने वाला कोई बाइक वाला आ जाता है, टक्कर हो जाती है, तो मेरा इंटेंशन कतई नहीं था कि मैं उसके ऊपर चढ़ाऊँ, वो मर जाए मेरी गाड़ी से, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। दुर्घटना है, दुर्घटना का बचाव मिलना चाहिए। कैसे? हमने पूरी सावधानी बरती, अब वो एकाएक सामने से आ गया, अंधेरा था, कहाँ से निकला वो पता नहीं, कहाँ से आ गया, सड़क पे एकाएक कच्ची गली से मर गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 5 एलिमेंट इसके हैं 80 के। पहला है दुर्घटना या दुर्भाग्य होना चाहिए, दूसरा होना है आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना होना चाहिए, तीसरा विधिपूर्ण प्रकार से कार्य कर रहा हो, चौथा विधिपूर्ण साधनों द्वारा, पांचवा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य किया हो। तो ये 5 एलिमेंट हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेंस या एब्सेंट होती है 80 में। कुल्हाड़ी वाला दृष्टांत बहुत फेमस है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक केस है जोगेश्वर वर्सेस एम्परर, 80 से संबंधित है। 81 जी आवश्यकता का बचाव देती है, नेसेसिटी का बचाव कौन सी धारा देती है? 81। सबसे फेमस केस है आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, जस्टिस कॉलरेज ने निर्णय दिया था, आर बनाम डडले स्टीफेन। सारे केस मिल जाएंगे आपको राहुल मिश्रा में। आवश्यकता पड़ने पर लॉ छोड़ना पड़ता है, नेसेसिटी नो लॉ, नेसेसिटी नोज नो लॉ। एक जहाज है, दृष्टांत बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया, अग्निकांड में कंबल तान के खड़े हो जाते, बच्चे को फेंक देते, गिर जाता, डब्बा का के नीचे गिर जाता, मर जाता बच्चा, 81 का बचाव मिलेगा। बड़ा जहाज ग्लेशियर से टकराने वाला है, छोटे जहाज अगर मोड़ दिया तो छोटे जहाज पर बैठे हुए 10-5 लोग मर जाएंगे, अगर ग्लेशियर से टकराया तो 2000 लोग मरेंगे। तो छोटे जहाज साइड मोड़ दिया हमने, वो 5 लोग मर गए, छोटे जहाज वाले, शिप वाले। तो यहाँ 81 का बचाव मिलेगा। दोनों दृष्टांत आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 82, अब डॉली इन कैपेक्स की बात होती है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उन्हें अपराधी की भावना नहीं होती, वो अपराध नहीं कर सकते, सडनली हो जाता है। जैसे कल हम लोग थे, फ्रेंड लोग मिले पोस्ट की वजह, तो मेरे चंद्रशेखर तिवारी हैं, वो काफ़ी एक NRI हैं, उसमें पिंटू गुप्ता हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं। हम लोग हैं, कुछ लोग, एक सेठ जी हैं, वो घर में दुकान खोले हुए हैं गांव में, वाहन है उनके, ठेके चलते हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब मैं था, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, तो वो अपनी पिस्टल लेके आया, तो पिंटू भाई बोले कि यार मैं एक फायर करना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। 8 राउंडर पिस्टल है, काफ़ी वेटेड पिस्टल थी, करीब 700-800 ग्राम वेट होगा उसका। 8 मैगजीन लोड की उसने, लॉक ऑन किया उसने, एक फायर किया उससे। लाइसेंस्ड रिवाल्वर है, पिस्टल है। तो ये चीज़ देखिए, बच्चे को मिल जाए, हमें पता है इंटेंशन हम ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तो खिलौने की भांति लेता है, बच्चे चला दिए किसी पे मर जाए तो ये 7 वर्ष से कम आयु का बिल्कुल अक्षम माना जाता है, इसको किसी अपराध के लिए दायी नहीं माना जाता। 82, 83, 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम। अब देखिए हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो कहा जाता है 35 साल में बुद्धि आती है। अब 12 साल तक के बच्चे उतना सोच डेवलप नहीं होती, हर बच्चा चाणक्य टाइप का नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, कई बच्चों की बुद्धि बड़ी तेज में खुलती है, वो समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनकी एब्सोल्यूटिटी रहती है। तथा सोचने समझने की प्रकृति और परिणाम को समझ सकता है कि जो कार्य वो कर रहा है, तो वह ऐसा बच्चा लाइबल हो सकता है, ऐसा लाइबल नहीं होगा। ये केस आया था उल्ला महापात्र वर्सेस किंग का मामला आया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। 84, विकृचित व्यक्ति का कार्य। अब देखिए लीगल विकृचित होना चाहिए, कानूनी तौर पर विकृचित होना चाहिए, ऐसा नहीं आप बोल दें तो आप मान लें, ऐसा नहीं होगा। मैकनाटन का केस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का,
आपको पता है वो गलती से सचिव को मार देता, मंत्री प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, डेल्यूसियस का मांग करता है। ये बहुत बड़ा केस आता है, इसमें बहुत बड़ी एनालिसिस होती है। मैकनॉटन का केस, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई 85 बताती है। अनिश्चितमत्ता, एक डीपीपी बनाम बीएड का मामला 85 पे ध्यान दीजिए, बहुत पूछा जाता है। एक गार्ड रहता है, वो नशे में रहता है किसी फैक्ट्री के बाहर, तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है, वो उसको पकड़ लेता है, गलत कृत्य करना चाहता है उसके साथ, उसका मुंह दबाता है, वो गला दब जाता है, डेथ हो जाती है लड़की, और वो डर के भाग जाता है, मर जाती है लड़की। 16 साल की लड़की रहती है, ऐसा कुछ दिखाया गया है इसमें। तो डीपीपी बनाम बीएड का मामला है। अनिश्चितमत्ता, वो कहता है मैंने नहीं पी थी, मुझे कुछ लोगों ने पिला दी थी मेरी इच्छा के विरुद्ध, ऐसा बचाव लेता है, लेकिन उसको बचाव नहीं दिया जाता है। 86 ऐच्छिकमत्ता, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। गाना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गाना, तो ये धाराएं याद बनी रहती हैं। अनैच्छिकमत्ता, ऐच्छिकमत्ता। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला 86 में है। 87 वॉलंटरी नॉन फैट इंजूरिया से संबंधित सेक्शन कौन सी 87 है? ही हु कंसेंट्स टू एन एक्ट हैज नो राइट टू क्लेम डैमेज फॉर द इंजरी कॉजेज टू हिम बाय दैट एक्ट। जो सहमति देता है उसके प्रति किए गए कार्य से अगर क्षति होती है तो वो केस नहीं कर सकता। वॉलंटरी नॉन फैट इंजूरिया सेक्शन 18 प्लस एज का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम लोग कुश्ती लड़ते हैं तो एक दूसरे की सहमति ली जाती है कि आपको थोड़ी बहुत चोटें आएंगी तो इसके लिए हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आप कोई केस नहीं करेंगे, तो ये 87 बचाव देती है। 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। देखिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अपन एक सलकर्म करता है, डॉक्टर उसकी परमिशन ले लेता है, किसी भी एज का हो सकता है वो व्यक्ति। 88 में नो एज मेंशन है यहाँ पर। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, शल्यक्रियम होना है, मतलब सर्जरी होना है, ऑपरेशन होना है, वो व्यक्ति उससे सहमति लेता है डॉक्टर, और सहमति के दौरान वो क्या है, शल्यक्रम करता है, लेकिन व्यक्ति को नहीं बचा पाता, दुर्भाग्य पर मर जाता है। 88 का लाभ मिलेगा। फायदे के लिए सहमति से कार्य किया ना, यहाँ बचाव ले जाएगा डॉक्टर 88। 89 संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति शिशु या अनुमत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, बच्चे या पागल व्यक्तियों के फायदे के लिए अगर कोई कार्य करता है तो ये बचाव मिलता है 89 संरक्षक। टीचर मीचर को बचाव मिल जाता है 89 में। 90 सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो, भय या भ्रम के अधीन दी गई है। पुनई फतेम्मा का मामला है, वो एक सपेरा होता है, बोलता है सांप कटवा हम बचा ले जाएंगे, नहीं बचा पाता, तो यहाँ पे माना जाता है सहमति लीगल सहमति नहीं है, सहमति भ्रम के अधीन ली गई थी आपकी, तो ये सहमति नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कार्यतः हानि के बिना भी स्वतः अपराध है। कुछ कार्य हैं जो अपने आप में अपराध हैं, जैसे गर्भपात कराना, किसी की हत्या तो नहीं कर रहे लेकिन वो अपने आप में अपराध है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे कार्यों को आप बचाव नहीं ले सकते कि ऐसे कार्यों से किसी की हत्या नहीं हुई, कोई इस तरह का नहीं हुई, मेरी इच्छा थी, मेरे पेट में बच्चा है, मैंने हटवाया है, तमाम चीज़ें आप बचाव नहीं ले सकते, आपको दंडित किया जाए। जब तक कि डिसेबिलिटी ना हो तब तक नहीं हटवा सकते। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अब ये 92 धारा मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट धारा है। कपाल शल्य क्रिया, मूर्छित पड़ा है, अब उसकी सहमति कैसे लें? एक आदमी गिर गया 30वीं मंजिल से, नीचे पड़ा हुआ है, उसके सिर का ऑपरेशन करना है, क्लॉटिंग हो रही है, अगर नहीं रोकी गई तो मर जाएगा। किसकी सहमति लें? हमने बिना ही सहमति के ऑपरेशन कर दिया, मर गया आदमी, नहीं बचा पाया। 92 का फायदा। मेरे दोस्त को बाघ उठा ले गया, शेर उठा ले गया, मैंने दोस्त को बचाने के लिए शेर पे गोली चलाई, लेकिन दोस्त में लग गई, दोस्त क्षतिग्रस्त हो गया, नो ऑफेंस, कंसेंट नहीं ली थी, नो ऑफेंस। शिशु का शल्यकर्म, नो ऑफेंस, सहमति के बिना। छत से कंबल पर शिशु को गिराना, देखिए यहाँ पर कंबल पर शिशु को गिराना, ये भी आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा ध्यान देना। वो अदर में 81 में कंबल बताया था, वहाँ कंबल नहीं है, घरों को गिराते हैं, वहाँ पे आग लग गई है, दूसरे घरों को गिरा देते हैं, आग फैल गई।
यहाँ पे कंबल तान के खड़े हो जाते हैं, तीसरी मंजिल से बच्चे को पटका जाता है कंबल पे, टप्पा खा के नीचे गिर के मर जाता बच्चा। नो ऑफेंस। 92 कैसे सहमति बच्चे की ले ही नहीं सकते अपन। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। अब एक रोगी है, मान लीजिए उसको बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने इलाज किया, उससे कहा कि भाई तुम बच नहीं सकते, कैंसर हो गया है। वो सुन के ही हार्ट अटैक आया, मर गया। अब सद्भावपूर्वक सूचना दी थी, लाइबल नहीं डॉक्टर। 94 वह कार्य जिसको करने के लिए व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। इसका दृष्टांत याद रखिएगा, एक लोहार को पकड़ा जाता है ताला खोलने के लिए, मृत्यु की धमकी देकर, वो ताला तोड़ देता है, नो ऑफेंस। एक लोहार को पकड़ा जाता है थप्पड़ मारने की धमकी देकर, वो ताला तोड़ देता है, ऑफेंस। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु की प्रत्याशा है तो नो ऑफेंस हो सकता है, साधारण प्रति की प्रत्याशा में नो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। तो चपानी कारित करने वाले कार्य 95 बताता है, फिटी हार्म्स ट्रिफलिंग्स आर नॉट टू बी ट्रीट एज क्राइम। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, इस मैगजीम पे आधारित है ये। तो चपानी, ये नौकर को पेपर दिए मैंने, और नौकर ने क्या किया, मैंने कहा इसको जला दो, नौकर ने सोचा पैसे मिल जाएंगे 1000-2000, उसने बैठ दिए। ट्रिफलिन एक्ट है, इसके लिए अपराध नहीं करेंगे। छोटे छोटे बातों के लिए हम लोग केस नहीं करते एक दूसरे पे, वरना तो केसों से बवंडर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 प्राइवेट परिरक्षा में की गई बातें। अमजद खान मध्य प्रदेश राज्य का इंपॉर्टेंट है मामला, बचाव दिया गया है। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा को बचाव दिया गया है। 97 एक्सप्लेन करती है, अपने शरीर या किसी अन्य के शरीर, अपनी संपत्ति किसी अन्य की संपत्ति के विरुद्ध आपको ये अधिकार प्राप्त है। 98 ये बताती है कि भैया कुछ पागल लोग हैं, विकृचित व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, समझ की परिपक्व नहीं है, भ्रम के अधीन है, मत्ता के अधीन है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी अपन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मतलब पागल आदमी एक तलवार लेके आ जाए गर्दन काटने के लिए, तो भैया आपके पास बंदूक हो तो शूट कर दो, जान गई तो सब कुछ गया। तो यहाँ सबके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको बचाव देता है। दृष्टांत देख लीजिएगा इसके। 99 यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं 99 के अंदर, जैसे ऐसा कार्य है जिससे मृत्यु या घोर प्रतिकारक नहीं होती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है कि आप किसी की मृत्यु कारित कर दें। दूसरा है जहाँ पे लोक सेवक ने निर्देश दिया है, पहला है जहाँ पे लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, पद के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं है। दूसरा है लोक सेवक के निर्देश से कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तीसरा है लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पे संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करना है, तो यहाँ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। तो जहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं वहाँ नहीं है। निर्देश पे कार्य है, जहाँ लोक सेवक खुद कार्य कर रहा है उनके विरुद्ध नहीं है, वरना सब लोग पुलिस वालों को मारेंगे। 100 वो कौन से अधिकार हैं जहाँ पे मृत्यु कारित की जा सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, उसके बारे में 100 बताती है। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार देखिए, इन मामलों में मृत्यु कारित करने का अवसर, जहाँ पे हमला क्या है, मृत्यु कारित करना है। जहाँ पे हमला क्या है, घोर उपति कारित करना है। जहाँ पे हमला बलात्कार करने का है, जहाँ पे प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा का है, जहाँ पे विपहरण अपहरण के लिए हमला करना है, जहाँ पे सदोष परिरोध के लिए हमला करना है, और जहाँ पे 7वां पॉइंट है अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने का प्रयास करने के संबंध में हमला है, घोर उपति कारित करना है। अब इन 7 कंडीशन में से कोई कंडीशन आ रही तो आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। कोई एसिड फेंक रहा है आपके ऊपर, गोली मार दो, बिल्कुल मार दो। गाड़ी चढ़ा दो, बिल्कुल चढ़ा दो, जो मिल जाए आपको मार डालो। एसिड फेंक देगा तो उसका परिणाम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, 100 तरीके हैं, 7 तरीके हैं। निर्भया वाला केस आया था, उसके समय 2013 में 7वां अम्ल फेंकना भी जोड़ा गया था। 101 बताती कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। अब जैसा साधारण चोट, कोई थप्पड़ मारता है तो हत्या थोड़ी कर दोगे भैया, तुम थप्पड़ मार दो तुम्हें गुस्सा आ गई, तो ये चीज़ जितना बल है उतना ही बल यूज करना है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ बना रहना, कब प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार हो जाता है शरीर की, जब वो भय बना रहता है, जब तक तब तक बना रहता है, जैसे ही भय खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। इतना आपको ध्यान देना है। 103 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में क्या बचाव दिए गए हैं,
जहाँ पे आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। कोई लूट कर रहा है आपके ऊपर, अब लूट में क्या है, बल का प्रयोग होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दबोच लिया या चाकू के बल पे, बंदूक के बल पे सारी चीज़ें छीन ली, तो क्या करो, अपनी संपत्ति बचाने के लिए सामने वाले को मार सकते। डकैती भी कर रहा है तो मार सकते हैं। रात्रि गृह भेदन कर रहा है तो भी हत्या कर सकते हैं आप। अग्नि द्वारा रिष्टि कर रहा है, आपके घर को, तंबू जलयान को जला रहा है, मार दीजिए गोली।